हाँ, अब आप बता रहे थे 5 साल में क्या बड़ा हो सकता है हिंदुस्तान में? बहुत कुछ होने वाला है। 3 चीज पे मैं ध्यान देता हूँ क्योंकि शेयर बाजार की पर्सपेक्टिव से बात करनी है। तो पहली जो है ना, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकार एक तेजी क्यों चल रही है, पहले हम समझ लेना। तेजी इसलिए चल रही है क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत ने मैक्रो स्थिरता पे बड़ा ध्यान दिया है। ओके, करेक्ट। और मैक्रो स्थिरता से ऐसा हुआ है कि जो आपका जो इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी है, जो आपकी महंगाई के दर की वॉलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव होता है, वो थम गया है। वो सबसे न्यूनतम लेवल पे आ गया है। 70-75 साल में ऐसा हमने देखा नहीं है। और उसके कारण शेयर बाजार में, रुपये में, बॉन्ड मार्केट में सब जगह वॉलेटिलिटी थम गई है। करेक्ट। अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स तेजी जापान में भी चल रही है, अमेरिका में भी चल रही है, लेकिन सबसे लीस्ट वॉलेटाइल मार्केट जहां पे सबसे कम उतर चढ़ाव वो भारत है। ठीक और उसका कारण ये है, ये फंडामेंटल रीजन है। इसके कारण रिटेल निवेशक आ रहे हैं। सही बात। रिटेल निवेशकों से बाजार नहीं चल रहा है, बाजार चल रहा है इसलिए रिटेल आ रहा है। ये बात सही है। ये भी समझना जरूरी है। 100%। और ये बाजार इसलिए चल रहा है। अब हमने जो मैक्रो स्थिरता पे ध्यान दिया है, उसके कारण जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो काफी रिलायबल हो गया है। करेक्ट। उसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, और बड़ी अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इसके कारण शेयर में तेजी है। ये दोनों कारण मिला। अब मेरे हिसाब से जो पहला प्रधानमंत्री का जो पहला फोकस है, जो उनका केंद्र है, वो मैक्रो स्टेबिलिटी पे। आप देख लो जो उन्होंने किया। अब जैसे इलेक्शन रिजल्ट के बाद सबका मानना था रूरल स्पेंडिंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूरल इंडिया ने भाजपा के विरुद्ध वोट दिया है। बात वो पहले गलत है। मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे रूरल और अर्बन की स्प्लिट हुई नहीं है। जो हुई है वो अलग तरीके से हुई है, और वो सब शेयर बाजार के साथ लेना देना नहीं है। तो एक तो पहले वो कंक्लूजन ही गलत था। दूसरी बात यह है कि जो सरकार ये जो कर रही थी पिछले 5-7 सालों में, उन्होंने क्या किया है रूरल इंडिया में कि हमें गरीबों को अपॉर्चुनिटी देनी है। जेबों में पैसे देने से कोई गरीबी के बाहर नहीं निकलता है। सही बात है। आपको उसको हाँ, तो हमें सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। करेक्ट। जैसे आप घर बनाओ, घर में आप पानी लेके आओ, बिजली लेके आओ, तो वहां पे जो बच्चा है वो पढ़ सकता है। सही बात। वो बीमार नहीं पड़ेगा। ओके, आप हेल्थ केंद्र खोल दो, रास्ते सड़क बनाओ, तो वो फिर अर्बन सेंटर में आ सकता है। तो ये सब जो है सामाजिक जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी पे ध्यान है। और मुझे लगता है वहां पे ये काम जारी रहेगा। ये काम बहुत अभी बाकी है करना। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पहुंच गई है। 95% गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। ये बड़ा अंतर हुआ है पिछले 10 सालों में। ओके, लेकिन अब सड़कें भी बन गई है, जल का काम बाकी है, टॉयलेट का काम बाकी है, हेल्थ सेंटर का बड़ी मात्रा में काम बाकी है। सिर्फ 25% गाँव में आज हेल्थ सेंटर है। तो वो ये सब होगा, ये सब काम अब होंगे, ये सब काम अब होगा। तो ये इससे होने से अब आप देखो पिछले 10 सालों में हमारी गरीबी आधी हो गई है। ओके, और इसको शून्य पे लाने के लिए ये काम करना जरूरी है। 5 साल में शून्य नहीं होगा, बट बहुत सारी गरीबी कम हो जाएगी। दूसरा जो काम है वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहां पे सबसे मुझे ध्यान रेलवेज में लग रहा है। ओके, हाँ, क्योंकि ना इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, आज एक जगह से दूसरे जगह आपको जो सामान जो ट्रांसफर करना है, उसमें 14% GDP का खर्चा लग जाता है। 14%, बहुत बड़ा। वो रेलवेज के आने से ये आधा हो जाएगा। 7-8%। ओके, रेलवेज में अब एक काम जो हो गया है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का है। 10 साल पहले ज्यादातर हमारी ट्रेनें डीजल लोकोमोटिव, कोयला वगैरह, अब इलेक्ट्रिक पे चल रही है। करेक्ट। अब ये सब ट्रैक अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो माल गाड़ियां हैं वो तेजी से 2015 में मैंने रेल फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार नहीं, मैंने 2015 में एक कैलकुलेशन किया था कि हमारी माल गाड़ियां 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। मतलब आप उससे हाँ, स्पीड आप उसे फास्ट साइकिल कर सकते हो। साइकिलिंग करते हो तो 25 किलोमीटर हो जाती है। तो ये अपनी मालगाड़ी की हालत थी। अब जाके वो 40 पे पहुंची है, और मुझे लगता है अगले 5 साल में 80 पे पहुंच जाएंगे। तो आप समझो इसका क्या परिणाम होता है। एक तो पहले आपका जो माल है, ओके, इन्वेंट्री जिसको कहते हैं, वो बहुत कम हो जाती है।
क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाती है। दूसरा जो खर्चा है वो कम हो जाता है। तो कॉर्पोरेट इंडिया को बड़ा फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पहली बात है मैक्रो स्थिरता, दूसरी बात है सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा जो है मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा। अब आप देखो पिछले 75 साल में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार गिरते गया। करेक्ट। उसके कई कारण हैं, मैं वो कारणों पे अब नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी समय लगेगा, लेकिन वहां पे हमें काम करना है और वहां से हम जॉब्स जनरेट करेंगे। ओके, तो ये नौकरियां वहीं से आएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को वो अब 5 सालों में और बढ़ेगा। ऑलरेडी बढ़ चुका है, बॉटम हो चुका है, लेकिन वहां से और बढ़ेगा। तो आप देखो डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवेज की बात हो गई, सेमीकंडक्टर्स, फूड प्रोसेसिंग, एरोस्पेस, स्पेस, ये सब चीजों में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन, आप देखो पिछले 2 हफ्ते पहले, मुझे पता नहीं आपके दर्शकों को पता है, एक प्राइवेट कंपनी अग्निकुल करके उन्होंने इसरो के स्थान से एक रॉकेट फायर किया जिसका जो इंजन था वो सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन था। अच्छा। दुनिया में सबसे पहले काम करने वाली कंपनी ये है। अच्छा। किसी ने और नहीं, नासा ने नहीं किया है, चाइना ने नहीं किया है। हम 3D प्रिंटिंग अब इंजन की कर सकते हैं, रॉकेट्स की। क्या बात। हाँ, तो ये जो है ये सब काम हो, बड़ा प्रोत्साहन है सरकार की तरफ से कि ये सब हो। और डीप टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, वहाँ से हमें काफ़ी बड़ा अपसाइड मिलेगा। डीप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये जैसे रॉकेट का काम है, ड्रोन्स का काम है, फिर आप नए ड्रग्स की शोध हो रही है, पानी के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। तो ये सब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ों पे सरकार का केंद्र होगा। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। एक तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीज़ों पर जो गवर्नमेंट का फोकस बनने वाला है, इससे ग्रोथ आएगी, लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा।